सिंक के तरफ से एक सर, किसी औरत का सर मौसी के मुंह के एकदम सामने आ गया था। बिना दम लगाए मौसा जी को खींच रही थी ऊपर की तरफ, और मौसा जी मेरे उस समय मौसा जी के बड़े भाई को ऐसा धक्का मारा कि रूम के एक साइड से रूम के दूसरे साइड चले गए। मौसा जी की मम्मी का 2 उंगली पकड़ा सामने की, राइट हैंड की शुरू की 2 फिंगर्स पकड़ी और उसको घुमा दिया। आज तक उनकी फिंगर वैसे ही है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर हटा ना पाए। माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं ये सोच के कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। फिर बच्चों से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका कलंक सीधा माँ बाप के ऊपर आ जाता है, क्योंकि परवरिश पर सवाल उठ जाता है। वैसे आज की जनरेशन में संस्कारों की कुछ और ही अहमियत है, कुछ और ही इंपॉर्टेंस है। आज की जनरेशन तो पैर छूने से भी डरती है। लेकिन जो पूरा रियल इंसिडेंट हमारे सामने आया है, ये 2016 का इंसिडेंट है। बताने वाले का नाम है अभी, जो कि सोनभद्र यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, मेरे को ये सारी चीज़ें मेरे मौसा जी ने बताई, और जब बताई तो मैं दहल गया था बुरी तरीके से, जो भी मेरी मौसी जी के साथ हुआ 2016 में। आगे बढ़ने से पहले अभी ने अपने नाना जी के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरे जो नाना जी है ना, अपने टाइम में बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और पूरे यूपी में वो फेमस थे। उनके पास बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बच्चे गाना सीखने आते थे। उनके बहुत ज्यादा कनेक्शंस थे और उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी। 5 लड़कियां थी उनकी, उनमें से एक मेरी मौसी थी जिनका नाम था प्रिया। शुरू से ही सारी लड़कियां आज्ञाकारी थी। सबकी आदत थी सुबह उठते ही किचन में जाने की और मम्मी का हाथ बटाने की। घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। बड़ी वाली बहनों की शादी की बात चल रही थी। फिर अचानक से प्रिया को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है, और प्रिया जब वापस आती है तो अपने पापा को बताती है, मतलब इनके नाना जी को बताती है कि एक लड़का है जिसे वो पसंद करती हैं। फैमिली लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाती। तो 2016 में एक डिसीजन लिया प्रिया ने, जिसको वो प्यार करती थी वो उनके साथ भाग गई। जब वो भाग गई तो घर वालों ने उन्हें बिल्कुल ही त्याग दिया। इस तरीके से हो गया था कि प्रिया की अब घर वालों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुआ करती थी। और प्रिया जो अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी, वो बहुत ज़्यादा उन्हें बोला करती थी कि घर चलते हैं, हम माफ़ी मांग लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन जो नाना जी थे, नानी जी थी, उन्होंने कभी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। लड़के के घर वाले भी इस चीज़ के अगेंस्ट थे, उन्होंने भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। 2018 में 2 साल बाद ये लोग वापस आते हैं, और नाना जी के सामने जब आते हैं तो सीधा एक बच्चा उनके आगे दिखाते हैं, और बच्चे को देखने के बाद सबका दिल बिल्कुल पिघल सा जाता है। वो बच्चा बहुत प्यारा था, इन दोनों का एक अंश जो कि इस परिवार का वंश बनने वाला था। घर वालों ने सारी चीज़ों को भुला दिया, सब कुछ भुलाकर सब आगे बढ़ने लगे। प्रिया के जो हस्बैंड थे, मतलब हमारे जो बताने वाले सब्सक्राइबर हैं अभी, उनके जो मौसा जी थे वो गुड़गांव में काम किया करते थे। एक गाड़ी का बहुत बड़ा शोरूम था जिसमें वो मैनेजर थे। प्रिया के जो हस्बैंड थे, जब उन्होंने देखा कि घरों में हालात बिल्कुल ठीक हो गए, तो उन्होंने नाना जी को बताया कि अब हम काम पे वापस जाने वाले हैं, गुड़गांव में फ्लैट लिया है, वहाँ पर हम रहेंगे। नाना जी ने और जितने भी बड़े थे करके उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया, बच्चे को गले से लगाया। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ था कि घर में ऐसी खुशियाँ आई थी, और फिर ये लोग 2018 में गुड़गांव में मूव कर गए। अब जब ये गुड़गांव में आ गए तो इन्होंने एक फ्लैट लिया जो कि 2 BHK हुआ करता था। एक फैमिली के लिए काफ़ी था इतना, जहाँ पर सिर्फ 3 ही तो मेंबर थे, प्रिया, उनके हस्बैंड और एक छोटा सा बच्चा। अब वहाँ पर होता क्या था, प्रिया जो थी, जो अभी की मौसी हैं, उन्हें ये आदत थी कि सुबह सुबह उठते ही वो किचन में जाती थी। ये बचपन से उनकी आदत थी, क्योंकि मम्मी का हाथ बटाना उन्हें अच्छा लगता था जब वो छोटी हुआ करती थी। सारी बहनें इसी तरीके से किचन में जाया करती थी और इनकी भी यही आदत थी। तो एक दिन ये किचन में जाती हैं, सुबह सुबह का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे होंगे। संडे वाला दिन था, तो इन्हें लगा कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के ये अपने हस्बैंड को परोसेंगी। तो जब ये किचन में जाती है तो देखती है कि अचानक से लाइट चली गई है। जैसे ये किचन में जाती हैं, सिंक में देखती हैं तो सिंक में इन्हें एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे सिंक के अंदर जो होल है उसमें किसी औरत की आँख इन्हें झाँक रही है, जो एक आँख होती है। प्रिया जो थी वो अचानक से घूर के देखती है और सिंक में से सीधा एक फेस निकल के इनके सामने आ जाता है। प्रिया इस तरीके से बिल्कुल जम गई थी, उस फेस को देख रही थी, और वो जो फेस था वो इनके सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया ने साक्षात आज नर्क देख लिया है।
प्रिया बड़ी मुश्किल से पीछे होती है, गिरती है, अपने आप को संभालते हुए सीधा अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि पवन चल के देखो देखो किचन में कोई औरत है, और वो अचानक से मेरे सामने आ गई। पवन जो थे उनके हस्बैंड, अभी के जो मौसा जी थे, वो उठते हैं और किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी तो नहीं है। तो वो प्रिया को समझाते हैं, लाइट गई हुई थी, ऐसा तुझे लगा होगा, ऐसा वैसे कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद पवन अपना टॉवल उठाते हैं और सीधा मुंह हाथ धो के जिम की तरफ चले जाते हैं। पवन की आदत थी कि उन्हें जिम डेली बेसिस पर करना होता था, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया करते थे। तो प्रिया घर में अकेली थी और प्रिया इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ जो ये हुआ, ये एक्चुअली में हुआ क्या था। फिर प्रिया ने इन सारी चीज़ों को साइड में रख के घर का काम संभालना शुरू करा, डस्टिंग वगैरह करनी शुरू की और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में ऐसे रख दिया साइड में जैसे उनका वहम था। लेकिन जब प्रिया घर का काम कर रही थी तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको किसी एंटिटी के होने की मौजूदगी बहुत तेजी से लग रही है। प्रिया हमेशा इस बारे में सोचा करती थी। कुछ ही हफ्ते निकले थे जब प्रिया इन सारी चीज़ों से निकल रही थी, तभी अचानक से ये एक चीज़ ऑब्जर्व करती है कि जो इनके बच्चे थे छोटे से, जब भी वो सो के उठते हैं वो बहुत तेज़ रोते हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि क्या रीज़न है कि बच्चा सो के उठता है तो रोता है। हालांकि बचपन में बच्चा ऐसे ही करता है, लेकिन ये बच्चा बहुत अलग तरीके से रोता था, जैसे इसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो, तड़पाया हो। जब बच्चे को नहलाने का टाइम आता था तो बच्चे के शरीर पर निशान मिला करते थे। तो प्रिया ने पवन को बताया कि यार बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पवन ने जो स्टेटमेंट वहाँ पे रखी वो प्रिया को डराने के लिए काफ़ी थी। पवन ने बताया कि ये सिर्फ बच्चे के साथ नहीं हो रहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि सपने में जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई है, मुझे किसी ने बहुत मारा है, और जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरी बॉडी पे निशान होते हैं। सेम जो बच्चे की बॉडी पे निशान थे वो पवन की बॉडी पर भी निशान थे। मतलब दोनों बाप बेटे के साथ ऐसा हो रहा था कि सपने में इन्हें कोई पीटता है, और जब ये सुबह उठते हैं तो इस हालात में उठते हैं जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब प्रिया जब भी सोती थी तो स्लीप पैरालिसिस के अटैक उनके ऊपर होते थे, और प्रिया को हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई ना कोई आगे पीछे घूम रहे हैं। पवन को बार बार बताती थी प्रिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और पवन जब भी छुट्टी में होते थे, प्रिया को जब भी सामान लेने भेजते थे तो पवन को भी ऐसा फील होता था कि यार कोई तो घूर रहा है। इन्होंने सोचा कि यार हमें पता करना चाहिए। पवन मोहल्ले में निकलते हैं और आसपास पता करना शुरू करते हैं कि हमारे घर में कुछ हुआ है या हमारे घर में कोई दिक्कत थी जहाँ पर ये फ्लैट लिया गया। शुरू के 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ। तो जब ये घूमने निकलते हैं तो एक मिडिल एज का इंसान इन्हें मिलता है और वो हिचकिचाते हुए बताते कि देखो भैया, उस फ्लैट के ओनर को मेरा नाम मत लेना। आज से 1-1.5 साल पहले एक बैचलर लड़की आई थी रहने के लिए, और आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का, तो उसने खुद को वहाँ पर टांग कर ख़त्म कर लिया था। और फिर भैया ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकी, अभी 7-8 महीने पहले आपके आने से जस्ट पहले एक परिवार आया था, उन्होंने खुद को वहाँ पर भस्म कर लिया, आग को समर्पित कर दिया। और तब से वो फ्लैट पता है बंद ही पड़ा था। कोई आता भी था तो देखने वाला चला जाता था, ये बोलते कि बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। अब पवन को जब ये पता चला तो उन्होंने प्रिया को बताया, और इन्होंने फटाफट से उसी दिन सेम डे इस फ्लैट से अपने आप को खाली करके निकाल लिया। अब ये दूसरे फ्लैट में चले गए। उस फ्लैट में गए, वो फ्लैट बहुत सुकून वाला था। वहाँ पर जैसे ही पवन और प्रिया के पैर पड़े, बच्चा भी बहुत खुश था, और पवन की लाइफ में एक्सट्रीम चेंज आया कि ऑफिस में उनके प्रमोशन होने स्टार्ट हो गए और सब कुछ बहुत बढ़िया होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कहते किस्मत को क्या ही मंजूर होता है। कुछ ही वक्त बीता था, मुश्किल से 2-3 महीने निकले होंगे, इनके सामने वाले घर में एक मुस्लिम फैमिली रहने आ गई। मुस्लिम फैमिली जब रहने आई तो उनका रवैया बहुत अजीब था। मतलब घर के मर्द तो सारे ठीक थे, लेकिन जो औरतें थी वो बहुत चिड़चिड़ी थी, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो जो प्रिया का बेटा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था और वो अपने हाथ पैरों पर चल के गली में खेला करता था, बॉल को इधर उधर फेंक देता था। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि बॉल को उठा के उस बच्चे ने सीधा सामने वाले घर में फेंक दिया, जो कि उन मुस्लिम का घर हुआ करता था। तो कितनी बार ऐसा होता था कि वो जो मुस्लिम फैमिली हुआ करती थी, उनके घर में सब्जी बन रही होती थी और वो बॉल उस सब्जी में जाके गिर जाती थी। तो उस मुस्लिम लेडी की और प्रिया की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, और पवन जो थे वो घर पे होते नहीं थे, और जो मुस्लिम घर के जो मर्द थे वो भी काम पे जाया करते थे। तो जब वो वापस आया करते थे, वो औरतों को समझाया करते थे कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, हम तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और मर्दों का जो सलाह मशवरा हुआ करता था वो एक रहा करता था, लेकिन जो घर की औरतें थी वो हमेशा लड़ा करती थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि घर के बाहर कूड़ा फेंकने पर इनकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि प्रिया ने 1-2 बार तो पुलिस को बुला लिया था। पुलिस वाले आते थे, इनकी सुलह करवा देते थे, और फिर भी इनकी आपस में कोई ना कोई किसी न किसी बात पर लड़ाई हुआ ही करती थी। अब हुआ क्या करता था, जो सामने मुस्लिम आंटी थी वो बहुत गंदी गालियाँ दिया करती थी, और जो प्रिया थी उनके स्वभाव में ऐसा था ही नहीं, ना उन्हें ऐसी कभी परवरिश मिली कि उन्होंने गाली गलौज सीखा हो। तो प्रिया वहाँ पर दब जाती थी, लेकिन प्रिया भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो भिड़ पाए। लेकिन जब सामने से मुस्लिम वाली जो आंटी थी वो गाली गलौज करती थी तो प्रिया को दबना पड़ता था। एक दिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब मुस्लिम आंटी ने इनके घर के सामने चिकन की हड्डियाँ फेंक दी।
अब ये लोग चिकन नहीं खाते थे, नॉन वेज से इन्हें बहुत ज़्यादा हेट थी, घर में पूजा पाठ हुआ करता था, तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मर्दों को भी आपस में भिड़ना पड़ गया इस चीज़ के लिए। अब पवन जो थे वहाँ पे अकेले पड़ रहे थे और मुस्लिम फैमिली में और भी लोग थे, तो वो बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहे थे पवन के ऊपर। तो पवन को यही लग रहा था कि भगवान इस चीज़ का कोई तो सोल्यूशन मिले, और सोल्यूशन मिल गया। अचानक से ऑफिस वाले बोलते हैं कि यार आप अपनी ब्रांच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, गुड़गांव की हमारी एक दूसरी ब्रांच है, वहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक चल रही हैं, सेल्स नहीं हो पा रही, तो आपका तबादला हम उस ब्रांच में कर रहे हैं। पवन ने जब इस चीज़ को सुना तो पवन बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो फाइनली मुझे एरिया चेंज करने का मौका मिलेगा, तो इस फैमिली से मुझे छुटकारा मिलेगा जो सामने मुस्लिम फैमिली है। पवन अपनी वाइफ को लेकर उस एरिया से मूव हो गए और किसी दूसरे फ्लैट में चले गए। जब ये उस फ्लैट में पहुँचे, वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने देखा घर बहुत बहुत लग्जीरियस है। मतलब ऑफिस वालों ने जो रेफ़र किया था इन्हें घर, कम पैसे में बहुत अच्छा था, पूरा ऑर्गेनाइज, पूरा फर्निश्ड। और जैसे ही पवन प्रिया अपने बच्चे के साथ वहाँ पहुँचते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इनकी आत्मा तृप्त हो गई कि चलो फाइनली अब हम एक अपार्टमेंट में आ गए हैं। ये कोई कॉलोनी का घर नहीं था, ये एक अपार्टमेंट था जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी, मेंटेनेंस था, नीचे शॉप्स थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि सब आपस में मतलब रखने वाले थे, कोई भी एक दूसरे से मतलब नहीं रखता था। अभी जब इस नए फ्लैट में आ गए तो यहाँ पर आने के बाद 1-2 दिन ही बीते थे, और ये एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी प्रिया नहाने जाती है और वापस आती है अपने पर्सनल गारमेंट जब भी कहीं सुखाती है, तो इनके पर्सनल गारमेंट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। इनका शक जाता है कि यार आसपास कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। सीसीटीवी चेक कराया जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि इनके पर्सनल गारमेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं। अब जो सोचने वाली बात है कि पर्सनल गारमेंट 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनके 7 के 7 जोड़ी हैं तो ये नहा के आएंगी, सुखाएंगी और अगले दिन या फिर शाम को चेक करेंगी तो पर्सनल गारमेंट इनका गायब हो जाता था। ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपके कपड़े गायब हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये ना तो पहले वाले फ्लैट में थे जिसमें इतनी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ना दूसरे वाले फ्लैट में थे जहाँ पर उस लेडी से लड़ाई हो रही थी। तो इस घर में ऐसा क्या हो रहा था? एक रात पवन की आँख खुलती है जब वो देखते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को कोई पिन चुभा रहा है। जब वो उठते हैं तो अचानक से देखते हैं कि प्रिया वहाँ से गायब है। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये सोच के कि प्रिया अचानक से कहाँ गई। इनका जो घर था वो टॉप फ्लोर पे था, अपार्टमेंट में जो इन्हें मिला था। तो इन्हें अचानक से आवाज़ आती कि छत पे कोई भाग रहे हैं। ये अपने बेटे को आराम से लेटाते हैं, इस तरीके से उसको पैक करते हैं कि बेटा ना तो बाहर आ सकता ना अंदर जा सकता, एक ही सिचुएशन में वो रहेगा। और पवन बिल्कुल भी देरी ना बरतते हुए सीधा छत पे जाते हैं और वो देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना एक छत के ऊपर भी छोटी छत होती है जहाँ पर टंकी रखी होती है, तो प्रिया वहाँ सीढ़ी पे बैठकर ऐसे गर्दन हिला रही थी जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सी एंटिटी आ गई है। अब पवन आगे बढ़ते हैं और प्रिया को बोलते हैं कि प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, नीचे चलो मेरे साथ। तो प्रिया वहाँ पर जो बैठी हुई थी वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। तो पवन बोलते प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने बच्चे को छोड़ के ऊपर आ गई हो। फिर पवन को लगता है यार मैं इसमें चिल्ला क्यों रहा हूँ, कहीं ये स्लीप वॉक तो नहीं कर रही है कि नींद में चलने लग गई हो। तो पवन बोलते कि प्रिया नीचे चलो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वेट कर रहा है। प्रिया क्या करती है, हाथ आगे बढ़ाती है, पवन हाथ पकड़ता है और प्रिया के अंदर इतनी जान आ जाती है कि वो पवन को सीधा सीढ़ियों से घसीटना शुरू कर देती है ऊपर। पवन को तब पता चलता है कि भाई कुछ तो गलत है। तो पवन अचानक से बोलते है कि प्रिया तुम पागल हो गई हो क्या? और प्रिया उधर से बोलती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। तो पवन बोलते ये आवाज़ कैसे बदल गई? बोलते प्रिया तुम ठीक तो हो, क्या हो गया तुम्हें? उधर से आवाज़ आती है प्रिया। कौन प्रिया? मैं लेके जाऊंगा इसको, मैं लेके जाऊंगा इसको, लेके जाऊंगा, मेरे आका ने हुक्म दिया है मुझे। अब ये देखने के बाद पवन हक्के बक्के हो गए कि ये क्या बातें चल रही है। और वहाँ पर फिर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगती है। तो पवन को डर लगने लगता है। पवन कैसे न कैसे हनुमान चालीसा पढ़ पुढ़ा के प्रिया को नीचे लेके आते हैं और प्रिया को मंदिर वाले कमरे में लेके जाते हैं, भभूत वगैरह लगाते हैं और सीधा बेड पर लेटा देते हैं। सुबह जब ये उठते हैं तो पवन सबसे पहले अपनी मम्मी को और अपने बड़े भैया को फ़ोन करते हैं कि रात को ऐसे ऐसे हुआ। तो और हमारे साथ ये चीज़ बहुत टाइम से चलती आ रही है कि बच्चे के शरीर पर निशान मिलते हैं, मेरे शरीर पर निशान मिलते हैं और ये चीज़ पता नहीं क्या हो रही है हमारे साथ। तो ये लोग एडवाइस करते हैं कि आप एक काम करो, गुड़गांव में ही थोड़ा आगे जाके एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम डिस्क्लोज़ करने से मना किया है। वो बाबा नहीं चाहते कि मैं लाइमलाइट में आऊँ, तो उन बाबा के पास आप जाओ और उन बाबा को सारी सिचुएशन बताओ कि क्या हो रही है। तो पवन प्रिया को और अपने बच्चे को लेकर उन बाबा के पास पहुंचते हैं। तो प्रिया उन बाबा के पास पहुंचने से पहले ही ड्रामे शुरू कर देती है, जैसे उनके अंदर पता नहीं क्या ही आ गया। तो कैसे न कैसे पवन जो है प्रिया को वहाँ लेके पहुंचते हैं और उस मंदिर के सामने ही
जो बाबा के साथ वहाँ पर काम करने वाले लोग थे वो आते हैं और प्रिया को घसीट के अंदर ले जाते हैं। तो जो बाबा है वो प्रिया से बात करना शुरू करते हैं कि कौन है तू और किसने तुझे भेजा है। तो प्रिया वही हंसना, मुझे हुक्म मिला है, मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है। तो बाबा बताते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी ने जिन छोड़ रखा है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसे निकालना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किसी ने छोड़ा है। तो जब पवन पूछते हैं कि बाबा किसने किया ये, तो बाबा बताते कि देखो हम नहीं चाहते कि तुम जाके उनसे लड़ो या फिर भिड़ो, तुम सॉल्यूशन पे काम करो। फिर भी बच्चे को दिखाया जाता है, तो बच्चे की कमर पे निशान होते हैं। तो उस टाइम बाबा का भी दिल पिघल जाता है और बाबा बोलते हैं बेटा तुम इससे पहले कहीं रहते थे जहाँ पर तुम्हारी किसी औरत से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। पवन बोलते हैं हाँ हम रहते थे और वहाँ पर एक मुस्लिम लेडी थी जिससे हमारी बहुत लड़ाई होती थी। तो बाबा ने बताया कि उसी ने किसी मौलवी से इसके ऊपर जिन छुड़वा दिया है और वो जो जिन है वो गारमेंट्स इसके गायब कर देता है और उनके साथ वो सारी गलत चीज़ें करता है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता। तो बाबा को पूछा जाता है कि बाबा क्या करा जाए। तो बाबा बताते कि बेटा इसका एक ही रास्ता है, अगर इस लड़की को बचाना है तुम्हें तो, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है, किसी की भी जान जा सकती है अगर तुम में से किसी ने भी लापरवाही बरती तो पूछा गया। जो पवन थे वो प्रिया से बहुत प्यार किया करते थे, तो पवन बोले कि मैं बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे के लिए इसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने इन्हें एक दिया दिया जिसके 4 मुँह थे, जो आपने आरती के टाइम पे देखा होगा कि चारों तरफ से दिए जलते हैं। और बाबा ने बताया कि बेटा शाम को लगभग 40 दिन तक तुम्हें ये प्रयत्न करना है, तुम्हारे साथ 3-4 लोग होने चाहिए और तुम्हें इस बच्ची को ले जाना पड़ेगा, एक कमरे में बंद करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ मंत्र मैं दूंगा, वो मंत्र तुम्हें बोलने पड़ेंगे और जब तक ये मंत्र चलेंगे 1 घंटे तक तुम्हें इस दिए को बुझने नहीं देना है। तुम आराम आराम से इसे हिलाते रहोगे और जो ये लड़की है इसे तुम्हें बांधना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये दिया जलना शुरू होगा ये लड़की बुरी तरीके से उछलना शुरू करेगी और बच्चा इसके सामने होना नहीं चाहिए। तो पवन वहाँ से उठते हैं उस दियो को लेके और घर पे आते हैं और सबसे पहले जो है अपनी मम्मी को और अपने बड़े भाई को फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, घर पे आ जाओ, प्रिया के साथ ये दिक्कत है, उस औरत ने हमारी प्रिया के ऊपर जिन छोड़ दिया। तो बड़े भैया जो थे उनका तो दिमाग ख़राब हो गया, वो बोले मैं उस औरत को देखता हूँ। तो पहले पवन ने बोला नहीं भैया आप घर पे आ जाओ, आज से प्रक्रिया करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 40 दिन का पूरा रास्ता है, अगर हमने जल्दी से जल्दी इस चीज़ को शुरू नहीं करा तो प्रिया को हम खो देंगे। ये सुनने के बाद जो इनके बड़े भाई थे और मम्मी ये आते हैं घर पे। तो सबसे पहले बच्चे को सबसे क्लोज जो रिलेटिव्स थे उनके पास छोड़ा गया और कोई फीमेल ही थी जो शायद रिश्तेदारी में होगी, वो भी अकेली रहा करती थी, उन्हें बच्चे संभालने का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बच्चे को उनको हैंड ओवर किया गया। इसके बाद जब ये लोग आए तो जो मम्मी और भाई थे वो अपने साथ नायलॉन की इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ लेके आए थे जो आपने घरों में देखे होंगे जिस पे झूले बंधते थे। प्रिया को एक चेयर पर बैठाया जाता है लकड़ी की और उस पर पूरी तरीके से नायलॉन से उन्हें बांध दिया जाता है। जैसे ही पवन दिया चलाते हैं इनके बुरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है, क्योंकि अगले 5 मिनट में प्रिया उन सारी रस्सियों को तोड़ के वहाँ पे खड़ी थी और बुरी तरीके से प्रिया चिल्लाती है, सीधा भागती है गेट के बाहर। सबसे पहले जो इनके बड़े भाई थे पवन के वो सामने आते हैं, एक धक्का मारती है प्रिया इतनी बुरी तरीके से, सीधा सामने वाली दीवार पर लगते हैं, उनके जो भैया थे वहाँ बेहोश हो गए। माता जी सामने आती है, जैसे ही माता जी ऐसे हाथ बढ़ाती है 2 उंगलियाँ प्रिया पकड़ के इस तरीके से तोड़ती है इतनी बुरी तरीके से। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी, उन्होंने बोला भाई मैंने देखा हाल, अभी तक वो उंगलियां मुड़ी हुई है, जब भी मैं कभी जाता हूँ देखने के लिए तो उनकी उंगलियां अभी भी ऐसी की ऐसी है। जब वहाँ पर इतना बुरा हाल हो गया तो अचानक से पवन जो थे वो वहाँ पर बोलते हैं कि तुझे तेरी बच्चे की कसम, अगर तू बाहर गई तो अचानक से ऐसा हुआ जैसे प्रिया के अंदर माँ की ममता जाग उठी और वो उस जिन को पुश करने लगी वापस पीछे आते आते चेयर के पास लेके गई और वहाँ पे चिल्लाने लगी कि पवन मुझे बांध दो, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर हावी हो जाए। ये पहला दिन था इसलिए जिन इतना ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहा था। मम्मी उठती है, भाई को उठाती है, बड़े वाले भाई को, और बोलती है कि फटाफट से प्रिया को बांधो। अभी तक जो इनके हाथ पैर बांधे हुए थे इनको ऊपर से नीचे तक बांध दिया गया। अब मेन मुद्दा आ रहा है कि 1 रात निकली, 2 रात निकली, 3 रात निकली, लेकिन अब प्रिया को खाना कैसे खिलाया जाए, क्योंकि अपने हाथों से तो वो खाएगी नहीं। दूसरे तीसरे दिन जब मम्मी जी खाना खिलाने जाती है तो प्रिया वहाँ पे बैठी होती है और अचानक से आँख बंद करती है और मुंह ऊपर करती है, उनके मुंह से मक्खियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं। ये पूरी नायलॉन की रस्सियों को तोड़ के पूरी प्लेट उछाल देती है और माँ का गला पकड़ लेती है। उसी टाइम जो वहाँ पर पवन खड़े थे वो हनुमान जी की तस्वीर लेके इनके सामने लाते हैं तो ये जलना शुरू होती है, पीछे हो जाती है बिल्कुल, और फिर दोबारा इनको नायलॉन से पूरी अच्छी तरीके से बांधा जाता है जहाँ पर सिर्फ इतना सा स्पेस था नाक और मुँह का कि जहाँ से सांस आ पाए। इसी तरीके से खाना खिलाया जाता था चम्मच से धीरे धीरे। प्रिया का जो वेट था वो 60 से 45 आ गया था और हालत बहुत बुरी हो गई थी। 39th डे जब आया
तब तक प्रिया ऐसी हो गई थी कि शायद वो किसी भी टाइम अपना दम तोड़ सकती है। तो ये बाबा को फ़ोन करते हैं, जो पवन थे, बताती कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई, अब क्या करना है। तो पवन को बाबा जी बोलते कि बेटा आज की रात निकाल दे, कल सुबह इसे मैं इसके शरीर से भस्म कर दूंगा, क्योंकि इधर से ये लगे हुए थे, उधर से बाबा जी अपनी तरफ से लगे हुए थे। 39 की नाइट को पवन चिल्ला के बोलते कि इसके शरीर को छोड़ के चला जा, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि इसे इस तरीके से जाने दूंगा। और जिन अचानक से सामने आते हैं और यही बोलते हैं कि मेरे आका इसे छोड़ के जा रहे हैं, तुमने उन्हें बहुत तड़पाया है, इस जन्म में नहीं, वो अगले जन्म या किसी भी जन्म में तो वो तुमसे बदला ज़रूर लेंगे और तुम्हारी आत्माओं को नरक में लेके जाएंगे। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होते देख पवन ने फिर भी अपने आप को मजबूत करा और बोला चला जा मेरी बीवी के शरीर को छोड़ के, मैं यही चाहता हूँ कि तू चला जा। वो जिन गाली गलौज करना शुरू करता है, इधर से पवन भी गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। 48th मॉर्निंग में इनकी आँख झपकियाँ खा रही होती हैं, तो अचानक से पवन देखते हैं कि जो प्रिया है उसका मुंह ऊपर होता है और एक भाप सी निकली और सीधा जो इनकी खिड़की थी उसका कांच तोड़ के वो बाहर चली गई। उसके बाद प्रिया सीधा मुंह नीचे करके गिरती हैं और कम से कम 2-3 दिन प्रिया बिल्कुल भी नहीं उठी। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था जहाँ पर वो रिकवर भी नहीं कर पा रही थी। बाबा जी को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ है, तो बाबा जी बोल देते हैं कि अब ये बिल्कुल मुक्त हो गई है। लेकिन बाबा जी ने फिर भी यही बोला कि शरीर को रिकवर करने में कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे और कभी भी ऐसा हो सकता है कि प्रिया की तबीयत खराब हो जाए, तो भगवान के हमेशा इन्हें आसपास रखना, इन्हें आस्था में डाल दो। तो ये सब होने के बाद प्रिया भी बच गई, बच्चा भी बच गया, पवन भी बच गए, जो बड़े भाई थे वो भी बच गए, मम्मी की हाथ की उंगलियां टूट गई। लेकिन अभी ने बताया कि भाई मैं पता है कैसे पता कर लेता था कि घर में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि फ़ोटोज़ हमारे पास आती थी, जैसे बहनों के पास फ़ोटो सर्कुलेट होती कि आज प्रिया की यह हालत है, तो ये छुपके से देख लेते थे, क्योंकि इनकी तो मौसी थी। फिर एक दिन जब इन्होंने अपने मौसा से पूछा तो मौसा ने इनको विस्तार में सब कुछ बता दिया। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ने बताया कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि मौसी दिवाली और होली पे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, अदरवाइज़ वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। और वो जो जिन छोड़ा गया था उसे पता नहीं वापस भेज दिया गया, क्या हुआ, लेकिन हमारा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आखिर में आके मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं क्या आपको बताऊं, जहाँ पर मैं 100 बार बता चुका हूँ कि नए घर में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले एक बार पूजा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, उसके बारे में थोड़ा सा पता करवा लो। लेकिन शहर की ऐसी भक्ति भीड़ में इंसान इतना बिजी हो गया काम काज के बीच में कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। और देखो किस तरीके से अपने ऊपर ये न्योता दे लेते हैं कि चीज़ें हावी हो जाएं। पहली बार इन्होंने चौकन्ना होकर चीज़ें करी, दूसरी बार देखो किसी ऐसे से लड़ लिए जिन्होंने जिन छुड़वा दिया। और जिन किस चीज़ से छुड़वाया, मैं हमेशा ये सोचता आ रहा था जब रिकॉर्डिंग सुन रहा था स्टार्टिंग से, अच्छा गारमेंट से, लेकिन बाद में पता चला कि उस औरत ने जिस मौलवी से जिन छुड़वाया था वो एक फ़ोटो के थ्रू छुड़वाया था। मतलब आज के टाइम पे देख लीजिए ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें इस लेवल पे चली गई है जहाँ पर आपकी फ़ोटो काफ़ी है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल होती है कि घर के पीछे फ़ोटो दबी मिली, उन पे क्रॉस लगा हुआ है, अजीब से सिंबल बने हुए हैं और बहुत सारा ब्लैक मैजिक का सामान मिला है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आपके फ़ोटो से ब्लैक मैजिक हो सकता है। किसी दिन विस्तार में बताऊंगा कि ये चीज़ मेरे ऊपर कैसे हुई थी। हाँ, ये एक बार मेरे ऊपर भी हुआ था जहाँ पर मेरे ऊपर तंत्र विद्या यूज़ की गई थी फैमिली डिस्प्यूट के लिए। मैंने आज तक नहीं बताया, मैंने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी एक निशानी जो मेरे साथ हुआ था। आज तक मेरे साथ जो हुआ था उसका निशान नहीं गया, अगर आप देख पा रहे तो देख लीजिए, लेकिन फिर कभी मैं इसे बताऊँगा शायद किसी बड़े पॉडकास्ट शो में। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों का, और थोड़ा संभल के रहिए, फालतू के लड़ाइयों में मत पड़िए, थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी है। अगर ऐसे कॉलोनियों के बीच में रह रहे तो सामने वाला जो इंसान है लड़ेगा आपसे, लेकिन वो सामने से वार नहीं करेगा, वो तांत्रिक को ढूंढेगा, मौलवी को ढूंढेगा, बाबा को ढूंढेगा, ताकि आपके ऊपर कोई ना कोई हमला हो। इसके बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि रियल इंसिडेंट जिस तरीके से हम लाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, कनेक्ट होते हैं, आपसे हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे, हम इसी तरीके से काम करते रहें। और इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स हमें रियल इंसिडेंट भेजते हैं, वैसे ही हमारा जो दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर सब्सक्राइबर आके पूरा रियल इंसिडेंट बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ या उनके रिलेशन में किसी के साथ क्या हुआ। अगर आप चाहते तो आप भी आ सकते हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं। सीधी सी प्रक्रिया मैं आपको बताया, तुम स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, जनता जनार्दन के सामने हम भी इसी तरीके से कैमरे पर बैठ के चर्चा करेंगे, और फिर उनको अगर कुछ अवेयरनेस लायक मिल जाए
तो उससे ज़्यादा हम क्या ही चाहते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक अभी एक्टिविटी नहीं है, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो अनफॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम नहीं ले रहे हैं। बहुत ही गंदी सिक्योरिटी है इंस्टाग्राम, फेसबुक की, जो हमारे पेज तक को बचा नहीं पाए। लेकिन ठीक है, आगे जाके डेवलप कर लेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके इस पेज से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं। आखिर में यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार के पास रहिए, जितने ज़्यादा हो सके उनके करीब रहिए, माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, छोटी छोटी चीज़ों से उनको खुश करते रहिए। बड़ी चीज़ों की उन्हें उम्मीद नहीं होती, इस उम्र में आके उनका सहारा बनिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बोले कि उसी औरत ने किसी दूसरे मौलवी को दे दिया था फ़ोटो उनका, मेरी मौसी का। उस फ़ोटो से उस मौलवी ने मौसी के ऊपर जिन छोड़ दिया। एक रूम में जाना है, लाइट बंद करना है, दरवाज़ा बंद करना है और वहाँ पर कोशिश करना कि जो मौसी थी उनको बांध के रखना।